नमस्कार, हिंदी मंत्र अकेडमी पर आपका स्वागत है। पिछले 2 दिन से लगातार हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। आज हमारा यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी का कवि था? निम्नलिखित में से कौन हिंदी का कवि था? ऑप्शन है आपके कालिदास, बाणभट्ट, भारवी और हेमचंद्र। प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, उत्तर दें। इसका सही उत्तर होगा हेमचंद्र। हेमचंद्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेमचंद्र बहुत ही प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। जब हम जैन साहित्य पढ़ रहे थे तब हमने इनके बारे में बात की थी। हेमचंद्र जैन आचार्य थे और इनका लिखा हुआ सिद्ध हेम शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी किसने कहा? आपके ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसका सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका समय काल 1983 से लेकर 1922 तक है। ये 1883 होगा, यहाँ पे ये गलती से टाइप हो गया है। ये यहाँ पे 1883 से लेके 1922 तक। इन्होंने 1902 में मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया। इनकी लिखी हुई महत्वपूर्ण कहानी है सुखमय जीवन। ये यहाँ पर भी गलत टाइप हो गया, ये मैं की जगह यहाँ होगा सुखमय जीवन, जिसका प्रकाशन 1911 में हुआ। दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा, जिसका प्रकाशन 1911 में हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण कहानी थी इनकी उसने कहा था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी में हुआ। यह इनकी बेहद महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है और इसमें पहली बार फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग हुआ था। इनके निबंधों की बात करें तो इनके महत्वपूर्ण निबंधों में से पहला है मारिश मोहिक कुठाओं और दूसरा है कछुआ धर्म। इनकी आलोचना की बात करें तो इन्होंने पुरानी हिंदी नाम से एक आलोचना लिखी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया? अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, उत्तर दें। इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि वैसे तो हिंदी के सभी अभ्यर्थी इनके बारे में जानते ही हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर इनके आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें तो इन्होंने सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं और इनकी और रचनाएं हैं काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद और रसमीमांसा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस सन में नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से गुलेरी जी ने एक लेखमाला की शुरुआत की? किस सन में
नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से गुलेरी जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात हो रही है, गुलेरी जी ने एक लेखमाला की शुरुआत की। आपके ऑप्शन है 1921, 1991, 1923 और 1920। आपका सही उत्तर है 1921। नागरी प्रचारणी पत्रिका के बारे में थोड़ा सा जान लें। हिंदी की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित त्रैमासिक ये शोध पत्रिका थी। इसका प्रकाशन संवत 1896 विक्रमी यानी कि 1953 ईस्वी में काशी वाराणसी से हुआ था। अगला सवाल है हमारा, किस आलोचक ने आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से उत्पन्न न मानते हुए संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं के सुपरिचित विकास क्रम को सुगम नसैनी कहकर इस अवधारणा का विरोध किया? आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के बारे में बात करें तो ये हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे और ये ऋग्वेद और मार्क्स के अध्येता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये छठा प्रश्न है, सिद्धों की रचनाओं को बौद्ध गान ओ दोहा नाम से किसने संकलित किया था? सिद्धों की रचनाओं को बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से किसने संकलित किया था? आपके ऑप्शन है महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, प्रबोध चंद्र बागची और डी ऑप्शन है बेंडल ने। प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, उत्तर दें। बौद्ध गान ओ दोहा, इससे मिलती जुलती एक रचना हमने और बात की थी, दोहा कोश, अगर आपको याद हो तो। इसका सही उत्तर है हरिप्रसाद शास्त्री। ऐसा ही जो हम अभी बात कर रहे थे ग्रंथ है दोहा कोश, इसका जो संपादन किया वो किया था प्रबोध चंद बागची ने। इन दोनों प्रश्नों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है तो आप ध्यान में रखें। और बेंडल की बात करें तो इन्होंने सिद्ध साहित्य का संपादन किया। सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम संपादन किया था किसने? बेंडल ने। प्रश्न आपके लिए नया है, थोड़ा ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है हमारा, सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को राहुल जी ने किस शीर्षक में संकलित किया है? सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को राहुल जी ने किस शीर्षक में संकलित किया है? आपके ऑप्शन है हिंदी काव्यधारा, दोहा कोश, बौद्ध गान ओ दोहा, डी ऑप्शन है लेसा मिस्तोक्स। दोहा कोश और बौद्ध गान ओ दोहा की हम अभी बात कर चुके हैं और ये रचना हमें नहीं लग रहा कि ये रचना होगी, तो हमारी कौन सी रचना बचती है? हिंदी काव्यधारा। तो हमारा सही उत्तर है हिंदी काव्यधारा। इसमें क्या, सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को राहुल जी ने संकलित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि बताया गया है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि बताया गया है? आपके ऑप्शन हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन, तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा।
प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, उत्तर दें। इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त के बारे में जान लें थोड़ा सा। इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था और भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना, जिसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। दोनों ही तथ्य बेहद महत्वपूर्ण हैं और आप इन्हें ध्यान में रखें। ये हमेशा प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, राहुल सकृत्यायन ने सरहपा का समय माना। आपके ऑप्शन है 679, 769, 633 और 796 ईस्वी। प्रयास करें, उत्तर दें। इसमें आपका सही उत्तर होगा 769। सरहपा को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना। राहुल सकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन शैव थे जो बाद में जैन हो गए। निम्न में से कौन शैव थे जो बाद में जैन हो गए। यह हम जब जैन साहित्य पढ़ रहे थे उसमें यह हमने इनकी बात की थी। तो आप अगर आपको यह तथ्य नहीं पता है, आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर देखें ज़रूर एक बार। आपके ऑप्शन है स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, राम सिंह। निम्न में से कौन शैव थे जो बाद में जैन हो गए थे। और आपका सही उत्तर है पुष्पदंत। पुष्पदंत, इनको शिव सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना। पुष्पदंत की बात करें तो इनको शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, तथ्य है यह, ध्यान में रखें इसे। अगर हम स्वयंभू की बात करें, इनके 4 ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। स्वयंभू की बात करें तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने इनको माना। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना? राम कुमार वर्मा ने। जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं ये। और इसका जो भी ऑप्शन है धनपाल, इनकी बात करें तो उन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी और यह अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने 10वीं सदी में भविष्यत कहा नाम की रचना की। और जो 10वें प्रश्न का हमारा चौथा ऑप्शन है राम सिंह, अगर इनकी बात करें तो मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा नाम की जो रचना है, मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है पाहुड़ दोहा। तो आज हमारे यही 10 प्रश्न हमने लिए थे। आज 10 प्रश्नों को ही हल किया है। वैसे नंबर वाइज देखा जाए तो सिर्फ 10 प्रश्न हैं, लेकिन हमने इसमें काफ़ी तथ्यों पर बात की है। इन 10 प्रश्नों के साथ ही हमने बहुत सारे तथ्य जाने हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, आप इनसे लाभान्वित होंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे हमारा प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी जाकर देखें। बेहद अच्छे प्रश्न हैं उसमें। मैंने 30 प्रश्नों को उसमें शामिल किया था। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। साहित्य के सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही उपयोगी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।